नमस्कार दोस्तों, यूएस तवर कृषि फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देना प्रारंभ करते हैं। हम कल की जो कक्षा थी, कल की कक्षा में हम पढ़ रहे थे जल निकास की विधियां। जो जल होता है तो वो जल किस प्रकार से हमारी मिट्टी को हानि पहुंचाता है। तो हमने कल जल निकास में जितने भी विधियां काम में आती है या जल निकास से जो हमें नुकसान होते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़े, जल निकास अगर नहीं करेंगे तो जल की अधिकता की वजह से कौन कौन से नुकसान होते हैं या जल एकत्रित किन कारणों से होता है, उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि जल निकास की विधियां कौन कौन सी है, अर्थात जो खेत में जो पानी भरा हुआ है उसको कौन कौन सी विधियों के द्वारा खेत से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कई प्रकार की विधियां हैं जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे विधियां कितने प्रकार की होती है। तो जल निकास की जो विधि है, हमारा टॉपिक आज का क्या है बेटो, आज का हमारा टॉपिक है जल निकास। क्या है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जल निकास। ठीक है, जल निकास में इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज, इसकी विधियां। किसकी? जल निकास की विधियां। कि जल होता है उसकी ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं, ऐसी कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम जल को निकाल सकते हैं खेत में से। तो चलिए हम जल निकास की विधियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली जो विधि है जल निकास की, बच्चों दो विधियां हैं। जल निकास की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं बच्चों? जल निकास की दो विधि है। जल निकास के टू मेथड है। कितने मेथड हैं? टू मेथड। ठीक है, वो कौन कौन से देखो। सबसे फर्स्ट सतही जल निकास। पहला कौन सा है बच्चों? सतही जल निकास, जिसको बोलते हैं सरफेस वाटर ड्राइनेज। ठीक है, देन सेकंड है जो वो है भूमिगत। कौन सा है? भूमिगत जल निकास। कौन सा है बच्चों? भूमिगत जल निकास। ये हमारा है सेकंड नंबर। इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? अंडरग्राउंड, अर्थात भूमिगत वाटर ड्राइनेज या वाटर हार्वेस्टिंग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल निकास जो होता है वाटर हार्वेस्टिंग में ही आता है। इसको ड्राइनेज मत लिखिए आप, इसको वाटर हार्वेस्टिंग करिए। माफी चाहेंगे, थोड़ी सी मिसिंग हो गई यहाँ पे। ये वाटर हार्वेस्टिंग में आता है, जल को बाहर निकालना है ना, वाटर हार्वेस्टिंग। थोड़ी मिसिंग हो गई, माफी चाहेंगे उसके लिए। अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, हमारे सामने जो हम पढ़ रहे हैं सरफेस इरिगेशन वाटर हार्वेस्टिंग, देन सेकंड इज अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। इसको समझिए, हम पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक जल निकास की विधियां। कि जल निकास की विधियां कौन कौन सी है। तो हमने यहां पढ़ा कि जल निकास के साथ दो विधियां हैं। दो विधियां कौन कौन सी हैं? पहली विधि सतही जल निकास और दूसरी भूमिगत जल निकास। क्लियर? अंग्रेजी में बोले तो टू मेथड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। फर्स्ट इज सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग, देन सेकंड इज अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। ये दूसरी विधि है अंडरग्राउंड यानी भूमिगत जल का निकास। ठीक है, ये अनदर सेकंड जो है ये दूसरा प्रकार है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सतही जल निकास का। सतही जल निकास, इसका मतलब क्या होता है कि जो पानी होता है उस पानी को मिट्टी के ऊपर से ही बाहर निकालना। ठीक है,
हमारा जो खेत है, खेत के ऊपर से ही पानी को बाहर निकाल देना। समझिए इसको आप। सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? ये हमारा खेत है। क्या है हमारा? खेत। खेत की मिट्टी है। इस मिट्टी के ऊपर से ही, मिट्टी के ऊपर ही पानी को बाहर निकालना। मिट्टी के कहा? मिट्टी के ऊपर ही। मिट्टी के ऊपर ही अगर हम पानी को बाहर निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा? सरफेस या सतह। सतह जल निकास इसे कहेंगे अपन। जो हमारी सामान्य मिट्टी होती है उसके ऊपर से पानी को निकालना। ठीक है, मतलब उसके ऊपर पानी इकट्ठा है लेकिन हम उसको ऊपर ही निकाल रहे हैं, तो वो कौन सा आएगा? सतही जल निकास आएगा। अब इसकी भी कई प्रकार की विधियां हैं। सतही जल निकास है, इसकी कई विधियां हैं, तो हम विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि जो है वो है रैंडम नालियां। पहली जो विधि है वो कौन सी है? रैंडम नालियां। दूसरी है समांतर, तीसरी है बंडिंग और चौथी है एक्रॉस। ठीक है, पहली हमारी जो है वो है रैंडम नाली। अब रैंडम नाली के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सतही जल निकास में सबसे पहले कौन सा है बच्चों? सबसे पहले है रैंडम नाली। कौन सा है पहले? सबसे पहले, सबसे फर्स्ट पे है रैंडम। रैंडम नालियां। सबसे पहला कौन सा है? रैंडम नालियां। ठीक है, रैंडम नाली का आप मतलब समझोगे उससे पहले समझो रैंडम का मतलब। ये रैंडम क्या चीज है? रैंडम का मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रैंडम। ये रैंडम अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बच्चों? ये अंग्रेजी। ये रैंडम अंग्रेजी में ही है। इसको हिंदी में लिखा है रैंडम। जैसे एप्पल होती है ना, एप्पल, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे एप्पल को? APPLE। और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो सेब आएगा, लेकिन इसको कई लोग हिंदी में क्या लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं, इस प्रकार से एप्पल, है ना। तो जैसे एप्पल का हमने ये लिखा है एप्पल अनुवादकरण, वैसे ही यहां पे रैंडम का अनुवादकरण ये है हिंदी में। ठीक है, तो रैंडम जो नाली है, रैंडम यानी कहीं से भी स्टार्ट हो जाना और कहीं भी खत्म कर देना। रैंडम का अर्थ क्या होता है? कहीं से भी प्रारंभ और कहीं से भी शुरुआत, या कहीं से भी प्रारंभ और कहीं से भी अंत। ठीक है, इसको समझो। जैसे ये हमारा फील्ड है, ये हमारा क्या है बच्चों? फील्ड। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? मैं जगह बना रहा हूं जहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, यहां पानी भर रहा है, यहां पानी इकट्ठा हो 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 रहा है, यहां इकट्ठा हो रहा है, इधर इकट्ठा हो रहा है। अब इसको कैसे निकालेंगे? ये पानी, ये गड्ढे हैं, ये समझ लो आप। ये क्या है? गड्ढे हैं जहां पानी भरा हुआ है। जल निकास विधि के तहत, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड के तहत हम इस पानी को बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस जगह पे खेती लेंगे। हमारी इस जगह खेती लगी हुई है, हमारी फसल यहाँ लगी हुई है, इसलिए इसको यहां से निकालना बहुत जरूरी है। पानी को यहां से बाहर निकालना बच्चों बहुत जरूरी है। तो वो कैसे करेंगे? देखो इसको, यहां पे हम कौन सी विधि काम में लेंगे? यहां हम रैंडम विधि काम में लेंगे। कौन सी काम में लेंगे बच्चों? यहां हम रैंडम विधि काम में लेंगे। रैंडम विधि क्या करेगी? हमारी जहां इच्छा होगी वहां से हम पानी को काटेंगे। जैसे ये नाली बना ली हमने, इसमें मिक्स कर दिया, इसको इसमें मिक्स कर दिया, इसको यहां मिक्स कर दिया, इसको यहां मिक्स कर दिया, इसको भी यहां मिक्स कर दिया, इसको भी इधर मिक्स कर दिया, इसको यहां मिक्स कर दिया, इसको इधर निकाल दिया, यहां से पानी निकल गया बाहर। तो ये किस प्रकार का चित्र बना, देखो आप देखना इसको। ठीक है, जो नालियां बन रही है, ये नालियां किस प्रकार की बन रही है? ठीक है, यस, ये अब ये नालियों के प्रकार है, इस प्रकार की नालियां बन रही हैं। अब देखिए ये किस प्रकार की नाली हो गई? ऐसी नाली की तो कोई विधि नहीं है। तो इन नालियों को क्या कहेंगे? ऐसी कोई विधि हो जो कहीं से भी शुरू हो रही है और कहीं भी खत्म हो रही हो, ये समझ लो आप। ठीक है, यहां पानी इकट्ठा हो रहा 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 है,
और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। ये जो लास्ट का बिंदु है ये क्या है, बाहर, यहां से पानी बाहर निकल रहा है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, ये जो विधि है इसमें कहीं कोई सीक्वेंस नहीं है, कहीं कोई क्रम नहीं है, कहीं कोई अंतर स्पष्ट नहीं है। कैसे, जैसे पहले गोले में दूसरे गोले में जितना अंतर है उतना पहले में तीसरे में है क्या, दूसरे में तीसरे में है क्या, नहीं है। जैसे हमने इनको हम देखो एक बार संख्या पे दे देते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखने इसको आप, पहले और दूसरे के बीच में जितना गैप उतना तीसरे के बीच में गैप है क्या, नहीं है। पहले और दूसरे गोले का पानी हमने कहां लिया है, चौथे गोले में, वहीं तीसरे गोले का पानी छठे गोले में है। अंतर स्पष्ट हो गया, मतलब इनमें कोई समानता नहीं है, इनमें समानता बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दूसरे के असमान है, एक दूसरे के असमान है, अर्थात स्वैच्छिक रूप से बनाया गया नालियां है ये। इनमें किसी भी प्रकार की साइंटिफिक मेजरमेंट का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, यहाँ पे कोई भी वैज्ञानिक पहलू नहीं देखा गया है, किसी भी प्रकार की जो नालियों के बीच में गैप है उसको मैनेज नहीं किया गया है। इसलिए ये नालियां कैसे कहलाएंगी, ये रैंडम नालियां कहलाएंगी, अर्थात ये नालियां कहीं से भी शुरू हो जाती है, कहीं भी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार की नालियों को क्या बोलेंगे, रैंडम नालियां। क्लियर। अब रैंडम नाली जो है, इस रैंडम नाली विधि के तहत भी हम जल निकास कर सकते हैं। ये रैंडम नाली किस में आ रहा है बताओ, हमने नाली बनाई कहां बनाई, मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर नाली बनाई ना हमने, ये नालियां बनाई खेत में बनाई हमने नालियां सारी। तो ये जो खेत के मिट्टी के जो ऊपर नालियां बन रही हैं, किसके ऊपर बन रही नालियां, देखो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा खेत है, ये हमारा क्या है, खेत, ठीक है। यहां से मैं खेत बना रहा हूं, ये हमारा खेत है, ठीक। अब इस खेत के ऊपर है नालियां, खेत के ऊपर, क्लियर, खेत के ऊपर नालियां बन रही है। तो अर्थात मिट्टी के ऊपर हुई, मिट्टी के ऊपर हुई ना, मिट्टी के ऊपर बन रही है, तो ये नालियां किस में आनी चाहिए, ये आनी चाहिए सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग मेथड में, अर्थात सतही जल निकास में आनी चाहिए। इसलिए इन रैंडम नालियों को सतही जल निकास में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है, सतही जल निकास में। प्रश्न पूछा जाता है, रैंडम नाली जल निकास विधि संबंधित है, रैंडम नाली जल निकास विधि, रैंडम वाटर हार्वेस्टिंग मेथड इज रिलेटेड टू, रैंडम जल निकास विधि जो है वो संबंधित है सतही जल निकास से, भूमिगत जल निकास से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऐसे ऑप्शन आ सकता है। तो अंग्रेजी में आएगा सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग फर्स्ट में, सेकंड में अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग, थर्ड में बोथ, और फोर्थ में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको उसी स्थिति में क्या करना है, कृषि विज्ञान की 12वीं की बुक के आधार पर, किसके आधार पर, कृषि विज्ञान की 12वीं की बुक जिसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी किया है, उस बुक के आधार पर जल निकास की रैंडम नाली विधि किस में आती है, सतही जल निकास में आती है, सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग में आती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, नंबर 1। क्या आंसर होगा बच्चों इसका सही, नंबर 1। इसलिए ये नालियां आपको इसलिए जरूरी है, आपको केवल नालियों के ध्यान, जो नाम है वो ध्यान में रखने हैं कि नाली कौन सी नाली विधि किस में काम में आ रही है, बस इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसमें यही काम की चीज है। रैंडम नाली सतही जल निकास में आती है, और रैंडम किसे कहते हैं, रैंडम का मतलब ये होता है कहीं से भी शुरू हो जाना, कहीं भी खत्म कर देना, अर्थात अनिश्चित, जिसमें कोई चीज फिक्स नहीं हो, जिसमें गैप समान नहीं हो, जगह समान नहीं हो। हमने हमारी सुविधा के हिसाब से, हमने हमारी सुविधा के हिसाब से हमने नालियां बना ली, ऐसे यूं, ये हमने हमारी सुविधा के हिसाब से नालियां बना ली, ये इस प्रकार से। अब ये रैंडम नाली है, ये कौन सी है बच्चों, ये रैंडम नाली है। क्यों, क्योंकि अब यहां देखो, इस नाली में अंतर समान है क्या, नहीं है, इसमें अंतर समान है क्या, नहीं है, इसमें समान है क्या, नहीं है। इसलिए ये असमान नालियां है। ये कैसी है बच्चों,
ये नालियां असमान है, इसलिए इसको जोड़ा गया है किसमें, रैंडम प्रणाली में इसको जोड़ा गया है, इसलिए इस नाली को नाम क्या है, रैंडम नाली जल विकास विधि। रैंडम नाली जल निकास विधि इसलिए इसका नाम है। तो ये आपके समझ में आ गया। तो हमारा पहला ऑप्शन कौन सा हुआ, रैंडम नाली विधि। ठीक है, देन सेकंड जो दूसरा हमारा पॉइंट है, वो दूसरा जो है वो दूसरा पॉइंट देखिए आप, समांतर नाली विधि। देखो इसका विपरीत, पहली हमारी रैंडम है, ठीक है, रैंडम यानी किसी भी चीज को कहीं से भी उठा के किधर भी लगा दो, कोई फिक्स नहीं, जिसमें नालियों का या जगह का कोई किसी प्रकार का हिसाब किताब नहीं रखा जाता, तो वो कैसे हो गई, रैंडम हो गई। अब आती है समांतर नालियां, इसका विपरीत। दूसरी विधि कौन सी है बच्चों, सेकंड विधि, दूसरी जो विधि है वो है समांतर। समांतर जल निकास विधि। ठीक है, समांतर जल निकास विधि। क्लियर। अब देखिए आप, पहले तो आप ये देखिए समांतर का मतलब क्या होता है। समांतर शब्द का मतलब होता है, समांतर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, किस किस से, समान धन अंतर। किन किन से मिलकर बना है, समान प्लस अंतर और बराबर समानांतर। क्लियर। समानांतर शब्द किससे मिलकर बना है, समानांतर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला शब्द समान प्लस दूसरा शब्द अंतर, बराबर क्या बन गया, समानांतर। अब ये क्या होता है, समान का आपको पता ही है, समान होना, बराबर होना, समान यानी बराबर होना, बराबर, इक्वल। क्लियर। अंतर यानी दोनों में डिफरेंस होना, डिफरेंस होना, भिन्नताएं होना, भिन्नता होना, अंतर होना। ठीक है, आपका प्रश्न है यहां समान अंतर विधि। इसको समझिए कि वे जल निकास की विधियां, कौन सी विधि, वे जल निकास की विधि जिनका अंतर कैसा रहता है, समान रहता है, अर्थात बराबर रहता है। आया समझ में, जल निकास की वे विधियां, हमारा पॉइंट क्या है, समानांतर जल निकास विधि। ठीक है, इसको देखिए आप, जल निकास की वे विधियां जिनका अंतर, जिनका अंतर कैसा रहता है बच्चों, समान रहता है, अर्थात बराबर रहता है, इसलिए उन नालियों को क्या कहेंगे, समानांतर नालियां कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, नालियों को समानांतर नालियां कहेंगे। दोबारा समझिए, समानांतर जल निकास नाली वो नाली है जिसमें जल निकास विधि का जो अंतर होता है, जल निकास विधि या जल निकास प्रणाली का जो अंतर होता है वो समान होता है, बराबर होता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, समानांतर जल निकास विधि कहेंगे। अब इस आपने अगर शब्द का मतलब समझ लिया तो इसमें अब मैं क्या समझाने वाला हूं, थोड़ा बहुत आपके वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रयास करते हैं समझने का एक बार। चलिए देखिए, समानांतर जल निकास विधि, वही पहले फील्ड बनाएंगे हम। फील्ड बनाने से प्रॉपर समझ में आता है। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा खेत है। जो करोले के बच्चे हैं उनकी भाषा है ई हमारो खेत है साहब, ई हमारा का है, ई खेत है। ठीक है, अब इस खेत में हम क्या करेंगे, इस खेत में हम देखेंगे कि समांतर जल निकास विधि सर कैसे काम में ले रहे हैं। ई बताओ साहब, हमें ई नाम है, इस समांतर जल निकास विधि कैसे काम में लेते हैं। देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी जगह पे पानी भरा हुआ है, क्या है, पानी भरा हुआ है, वही सेम विधि, यहां पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी जैसे मैंने पहले बनाया था चित्र में, इस प्रकार से पानी भरा हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहां नालियां बनाएंगे, तो नाली बनाने का जो क्रम है वो क्या रखेंगे, समान। नाली बनाने का जो क्रम है बच्चों क्या रखेंगे, वो नाली बनाने का क्रम समान रखेंगे। ठीक है,
समानांतर शब्द के अनुसार यहां नालियां बनाएंगे समानांतर से। जैसे बीच की नाली बना ली हमने ये, ठीक है, एक नाली हमने ये बना ली, क्लियर। इन दोनों नालियों के बीच का अंतर क्या है बच्चों? समान। क्या अंतर है दोनों का बीच का अंतर? समान। इस लाइन और इस नाली, ये नाली और ये नाली, दोनों नालियों का अंतर क्या है? समान है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? इस नाली का पानी इसमें जोड़ देंगे, यहां का पानी, इधर का पानी इसमें जुड़ जाएगा, इधर का पानी इधर जुड़ जाएगा। उसके बाद इन दोनों नालियों को एक नाली में कन्वर्ट करके हम निकाल लेंगे। ये लीजिए, बाहर आ गया पानी, हो गया समांतर नालियां। ये जो नालियां बन रही हैं देखो, ये, ठीक है, ये हमारे वो जगह है जहां पे पानी एकत्रित हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक। तो इस नाली का गैप और इस नाली का गैप क्या है? समान है। इन दोनों का जो अंतर है, ये जो क्या है, ये जो अंतर है, ये क्या है बच्चों? अंतर समान है। अंतर क्या है? समान है। इसलिए क्या बन गया? ये दोनों को मिलाकर के क्या बन गया? समानांतर। क्या बन गया? समानांतर, ठीक है। क्या बन गया बच्चों? समानांतर। क्या बन गया? समानांतर, ठीक है। तो लिखने में मिस्टेक हो गई, माफी चाहेंगे आपसे। तो इन दोनों का अंतर समान है, चूंकि इन दोनों नालियों का अंतर समान है, या इस खेत में जो नालियां हैं उनका अंतर समान है, इसलिए इन नालियों को क्या बोलेंगे? समानांतर जल निकास विधि। क्या कहेंगे इसे? समानांतर जल निकास विधि। क्योंकि इसमें जो जल निकास की जो विधियां हैं, उन विधियों के बीच में जो गैप है, वो गैप क्या है बच्चों? समान है। गैप क्या है? समान है, बराबर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? समानांतर जल निकास विधि कहेंगे, ठीक है। अब तीसरी हमारी है, वो है बेडिंग नालियां विधि। इसमें क्या करते हैं? इसमें जो नाली का जो पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ को ढाल देते हुए बनाई जाती है नालियां, ये, ठीक है। बेडिंग जो नालियां विधि होती हैं, ये हमारे जो ढाल होता है उसके हिसाब से बनाई जाती है, तो ये इतना उपयोग में नहीं आती। और चौथी विधि है एक्रॉस। एक्रॉस विधि जो होती है, इसके नाम से ही चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तीसरा समझाता हूं, बेडिंग विधि और एक्रॉस द लाइन, ठीक है। जो तीसरी विधि है वो हमारी कौन सी है? तीसरी विधि जो हमारी है उसका नाम है बेडिंग नालियां, और चौथी है एक्रॉस द स्लोप, ठीक है। तीसरी है बेडिंग, और चौथी है एक्रॉस द स्लोप, ठीक है। देखिए, आपकी 12th की बुक में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पहले ही, बेडिंग नालियां विधि, ठीक है। ये किस प्रकार की नालियां होती हैं, पहले इसको समझो। जो बेडिंग नालियां होती हैं, ये ढाल के अनुरूप होती हैं, ठीक है। ढाल के अनुरूप होती हैं, अर्थात जिधर ढाल हुआ उधर ही नाली बनाई जाती है, ताकि पानी आसानी से खेत से बाहर निकल जाए। समझिए उसको। देखिए, ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा फील्ड है, ठीक है। इसमें ये देखना, मैं जगह बना रहा हूं ऊंची नीची, ठीक है। मैं जगह कैसी बना रहा हूं बच्चों? ऊंची नीची जगह बना रहा हूं। देखना, आप स्वयं समझ जाओगे इस चीज को, मैं समझाने जो चाह रहा हूं उसका मतलब आप स्वयं समझ जाओगे, ठीक है। अब हमारा ये जगह ऊंचा है, ये नीचा है, फिर ऊंचा फिर नीचा, यहां पे नीचा, यहां ऊंचा, फिर नीचा, फिर ऊंचा, फिर नीचा, इधर यहां ऊंचा, फिर नीचा, फिर ऊंचा, फिर नीचा, इस प्रकार से है। ये हमारी खेत की ढाल है, खेत की मिट्टी है। ये खेत छोटा भी हो सकता है, ये 15-20 खेतों का समूह भी हो सकता है,
जिनके समझ में ये सोच रहे हैं सर हमारा खेत तो छोटा सा है, उसमें इतनी भिन्नता है ही नहीं। लेकिन अगर कोई खेत ऐसा है जिसमें 15-20 खेत मिक्स में है, जैसे बड़ा खेत है, बड़ा फील्ड है, 20 हेक्टेयर 15 हेक्टेयर की जगह है, तो वो छोटे छोटे फील्डों में डिवाइड होता है, छोटे छोटे खेतों में विभाजित होता है। तो इसको आप ये समझ लो, इस प्रकार से है परिवर्तन। परिवर्तन जो है इस प्रकार से है, ये देख लीजिए, ये ऊंचा फिर नीचा, मतलब इस खेत में तो ऊंचा गया फिर नीचा होगा, इस खेत में ऊंचा, इस खेत में नीचा, इस खेत में नॉर्मल, यहां इस खेत में नीचा, उस खेत में ऊंचा, फिर नीचा फिर ऊंचा, इस प्रकार से है बदलाव। तो इसको आप समझिए कि इस प्रकार की जगह पे खेत में से जो पानी होता है उसको किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है, खेत में से पानी को किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है, समझिए उसको। इस प्रकार की जगह पे ये विधि काम में ली जाती है, बेंडिंग नाली विधि काम में ली जाती है। इसमें होता क्या है देखिए, इसमें ये होता है कि जो नालियां होती है वो किस प्रकार से बनाई जाती हैं, ढाल के अनुरूप, ढाल के अनुरूप। जो नालियां होती हैं कैसे बनती है बच्चों, ढाल के अनुरूप। ढाल के अनुरूप अर्थात जिधर ढाल है उधर ही नाली बनेगी। मान लीजिए इसका ढाल इधर है तो नाली यहां बन गई, ठीक है। इसके बाद नीचे वाली जगह यहां है तो यहां से नाली इधर आ गई, ठीक है। इधर की नाली कहां आ गई, इधर आ गई। यहां की नाली यहां नीचे में आ गई, इधर की नाली इधर आ गई, इधर की नाली इधर आ गई। तो ये हिस्सा कौन सा है, वो ये हमारा ऊंचा, ये हमारा हिस्सा ऊंचा है, और ये हमारा हिस्सा कैसा है, नीचा। कैसा है, नीचा। तो ढाल के अनुरूप अर्थात जिधर हमारा ढाल है, ये ढाल है, ये ढाल इधर आ रहा है तो हमने नाली इधर बना दी, ये ढाल इधर आ रहा है इधर बना दी, ये ढाल इधर आ रहा है नाली इधर बना दी, इस प्रकार से। तो ढाल के अनुरूप बनाएंगे नाली तो उसे क्या कहेंगे, बेडिंग नालियां। क्या कहेंगे उसको, बेडिंग नालियां। क्लियर। ढाल के अनुरूप अगर नाली बनाएंगे जल निकास के लिए, ढाल के अनुरूप अगर जल निकास काम में लेंगे विधि, तो बेडिंग विधि काम में लेगी। क्यों, क्योंकि यह विधि ढाल के अनुरूप वाले क्षेत्रों में ही काम में ली जाती है। अगर हमको ढाल के अनुरूप पानी निकालना है, ढाल के समान अंतर पानी निकालना है, ढाल के हिसाब से पानी निकालना है, तो हमें बेडिंग विधि काम में लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अक्रॉस द स्लोप। अक्रॉस द स्लोप जो होता है, अक्रॉस द स्लोप, अक्रॉस द स्लोप, ठीक है। स्लोप यानी ढाल। स्लोप यानी क्या होता है, स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप को बोलते हैं ढाल। ढाल के क्रॉस में इसको बोलते हैं क्रॉस, क्रॉस, ठीक है। क्रॉस के विपरीत ढाल, अक्रॉस दी स्लोप, ढाल के विपरीत। क्रॉस यानी विपरीत होना या उसके अनुसार बिल्कुल भी ना होना, विपरीत चलना। तो ढाल के विपरीत अगर हमें पानी को निकालना है तो अक्रॉस दी स्लोप विधि हम काम में लेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो नालियां होती हैं वो ढाल के विपरीत दिशा में बनाई जाती हैं। किधर बनाई जाती है बच्चों, ढाल के विपरीत दिशा में बनाई जाती है। विशेष इसके लिए टेक्निक होती है, उसका काम में लिया जाता है। बाकी अपने भारत में इस प्रकार की नालियां उपयोग में नहीं ली जाती। अपने भारत में समानांतर ही नाली काम में ली जाती है, रैंडम नाली काम में ली जाती है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्रों में बेडिंग नालियां विधि काम में लेते हैं। कौन से काम में लेते हैं, बेडिंग नाली विधि। और कुछ क्षेत्र लिमिट के जहां पे अक्रॉस द लाइन काम में लेती है। तो ये था आपका सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात सतही जल निकास। सतह पे अगर हम जल निकास करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, उसकी 4 विधियां थी जो हमने बता दिया आपको। अब हम पढ़ेंगे भूमिगत। कौन सा पढ़ेंगे, भूमिगत अर्थात अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड पानी किस प्रकार से निकाला जाता है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो नंबर दूसरी विधि कौन सी, हमारी बड़ी विधि दूसरी जो है वो है भूमिगत। भूमिगत
भूमिगत जल निकास विधि। कौन सी विधि? भूमिगत जल निकास विधि। क्लियर? इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है भूमिगत। भूमिगत दो शब्दों से बना है। पहला शब्द भूमि प्लस दूसरा शब्द गत। गत यानी इसके अंदर, गत यानी अंदर। ठीक है, मतलब क्या निकला? भूमि के अंदर, भूमि के अंदर जल निकास की विधियां। मतलब क्या निकला इसका? इसका मतलब निकला भूमि के अंदर जल निकास की विधियां। ठीक है, अब कई जल निकास की विधियां ऐसी हैं जिनको हम भूमि के अंदर भी काम में ले सकते हैं, भूमि के अंदर भी उसको उपयोग में ले सकते हैं। कई प्रकार की विधियां हैं। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जब हम भूमि के अंदर से जल निकास करेंगे, मिट्टी के अंदर ही अतिरिक्त पानी को बाहर निकालेंगे, अंदर अंदर, खेत के अंदर अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम नालियां काम में लेंगे। उसके लिए नाली बनाएंगे। नाली बनेगी, नाली पक्की भी होती है, कच्ची भी होती है। नालियां पक्की भी होती है, कच्ची भी होती है। पक्की टी जो टाइल से बनती है वो पक्की नालियां होती हैं, बड़े बड़े पाइपों से बनती है वो पक्की नालियां होती हैं। और एक नाली बनाने का विशेष प्रकार का हल भी है। ठीक है, जिससे नालियां बनाई जाती है, जो विशेष प्रकार का हल है वो है मोल हल। कौन सा हल है? मोल हल। मोल हल जो होता है वो किस काम में आता है बच्चों? मोल हल आता है भूमिगत नालियां बनाने के काम में। कैसे नालियां बनाने के काम में? भूमिगत नालियां बनाने के काम में, मोल हल। ठीक है, जल निकास की विधि समझो आप। ये हमारा खेत है, ठीक है, और यहां हमारा पानी भरा हुआ है इन जगहों पे, पहले की तरह सेम वही डायग्राम। ठीक है, ये ले लीजिए, पानी भरा हुआ है। हम क्या करेंगे? हमको भूमिगत जल निकास विधि काम में लेनी है, तो हम क्या करेंगे? इसमें पानी भरा होने से पहले ही हम नालियां बना देंगे अंदर। कहां बनाएंगे? नाली बनाएंगे इसके अंदर। कहां बनाएंगे बच्चों? इनके अंदर हम पहले ही नालियां बना देंगे। इनके अंदर क्या करेंगे? हम पहले ही नालियां बना देंगे। ठीक है, जो ये नालियां बनेंगी, जो ये नालियां बन रही है, ये देखो आप, ये नालियां, ये देखो नालियां बन रही है इधर। ये नालियां कैसे बन रही हैं? भूमिगत। कैसे बन रही हैं ये? भूमिगत, अर्थात भूमि के अंदर। कहां बन रही है? भूमि के अंदर बन रही है। तो अब मिट्टी के अंदर नालियां बन रही हैं, तो ये दो प्रकार की हो सकती हैं, फिक्स और टेम्परेरी। ठीक है, अर्थात स्थायी और अस्थायी। अब अगर हमें फिक्स रखना है तो हम स्थायी नाली काम में लेंगे, और अगर हमें कुछ समय के लिए नाली बनानी है तो अस्थायी विधि काम में लेंगे। ठीक है, लेकिन एक विशेष प्रकार का हल भी है जिससे नाली बनाई जाती है, उसका नाम है मोल हल। क्या नाम है उसका? उसका नाम मोल हल है। क्या नाम बच्चों उसका? मोल हल। इस मोल हल से भी भूमिगत नालियां बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती है? भूमिगत नालियां। किसके द्वारा? मोल हल के द्वारा। इसका प्रश्न बड़ा पूछ लेते हैं कभी कभी कि मोल हल काम में लिया जाता है नाली बनाने में, क्यारी बनाने में, ठीक है, भूमिगत नाली बनाने में या भूमिगत क्यारी बनाने में। तो अब बच्चा कंफ्यूज होता है नाली और भूमिगत नाली, तो बच्चा क्या लगाता है? मोल हल। हल तो मिट्टी के ऊपर ही चलता है, तो नाली पे क्लिक कर देता है, जबकि वो उसका गलत निकल जाता है आंसर। इसलिए मोल हल का काम में आता है भूमिगत, मिट्टी के अंदर नाली बनाने के काम में आता है मोल हल। ये आपको प्रश्न याद होना चाहिए, इनमें यही चीज याद रखने की है। ठीक है, बाकी जो कच्ची नालियां होती है वो तो आपको पता है मिट्टी की बनती है, मिट्टी से ही बनाते हैं नाली को, खेत की मिट्टी से ही। उसके बाद जैसे ही पानी खत्म, नाली का काम खत्म, नाली को मिटा के हल चलाते हैं तो नाली हमारी मिट जाती है। जो अस्थायी नालियां होती हैं वो अस्थायी नालियां हल चलाने पर मिट जाती हैं, हल चलाने पर मिट्टी समान हो जाती है खेत में। लेकिन जो फिक्स होती है, जो परमानेंट नालियां होती हैं, वो नालियां भूमि के अंदर होती हैं और वो पक्की होती हैं। वो सीमेंट की हो सकती है, वो टाइल की हो सकती है, वो प्लास्टिक पाइप की हो सकती है, सीमेंट पाइप की हो सकती है। किसकी हो सकती है? सीमेंट पाइप की, प्लास्टिक पाइप की, टाइल की या सीमेंट की। जैसे नाली अगर बड़ी है, मान लीजिए कोई बड़ा तालाब है, वहां पानी इकट्ठा हो रहा है और हम उसको भूमिगत रूप में लेना चाह रहे हैं एक जगह पे, तो हम बड़े बड़े पाइप काम में लेंगे। अगर खेत है
तो खेत में हम मीडियम साइज के काम मिलेंगे, बड़े खेत है तो, छोटे खेत है तो छोटे पाइप काम मिलेंगे। क्या काम मिलेंगे? छोटे पाइप काम मिलेंगे। तो जगह के हिसाब से अगर हमारे पास पाइप के लिए पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम टाइल भी काम में ले सकते हैं। टाइल बनी बनाई मिलती है, उन टाइलों की नालियां बनाई जाती है, तो वो विधि भी यहाँ टाइल लगा के भी परमानेंट भूमिगत नाली बनाई जा सकती है आसानी से। तो उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा आपके ये कि भूमिगत यानी जल के, मिट्टी के अंदर से जल का निकास करना, मिट्टी के अंदर से जल निकास की व्यवस्था करना, इसका मतलब यही है। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा जो भूमिगत जल है, लास्ट वाला है इसका, है ना। पहला हमारा था सतही, दूसरा भूमिगत। दो प्रकार के थे हमारे जल निकास के, तो वो हमने आज पढ़ लिए हैं। और इससे ऊपर इसमें कुछ है नहीं, इससे ज्यादा कुछ बनेगा नहीं इसमें, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में स्टडी मटेरियल का तो मैटर यही है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा कल चलेगा। अब मैं चर्चा करता हूं कुछ अदर पॉइंटों पे। मेरे पास, आपको पता है कि रोज मेरे पास कॉल आ रहे हैं, बच्चों के सुझाव रोज आ रहे हैं और बच्चे रोज गुमराह हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर मान लीजिए हमारी परीक्षा, मान लीजिए हमारी जो परीक्षा है जेट की, आईसीआर की और बीएचयू की, जेट की, आईसीआर की और बीएचयू की परीक्षा जो है वो कब कब है? प्रस्तावित परीक्षा है जो क्या है? 7 जून किसकी? जेट की। 1 जून किसकी? आईसीआर की। 19 मई किसकी? बीएचयू की। ये क्या है? प्रस्तावित। ये जो परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं क्या है? प्रस्तावित है, मतलब अभी फिक्स नहीं है। ये परीक्षाएं प्रस्तावित है, अभी फिक्स नहीं है। बच्चों के दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा है कि मान लीजिए परीक्षा जो तिथि प्रस्तावित है और उस तय समय पे ही अगर परीक्षा लगती है, परीक्षा तय समय पे ही लगती है, तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से आपकी कोचिंग में आ पाएंगे, किस प्रकार से हम आगे पढ़ाई कर पाएंगे। तो बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ गया और उस लॉकडाउन के अंदर ही हमारी परीक्षाओं का आयोजन हुआ, मान लीजिए लॉकडाउन बढ़ गया 15 जून तक, ठीक है, और 15 जून के अंतर्गत ही इन परीक्षाओं का आयोजन गवर्नमेंट ने करवा दिया कि नहीं परीक्षा तो हम देंगे ही, आपको अगर एग्जाम सेंटर पे जाना है तो आप अपना आईडी कार्ड लेके जाइए और एडमिशन लेटर लेके जाइए, परमिशन लेटर, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आप आराम से परीक्षा देके आ सकते हैं। लेकिन परीक्षा तय समय पे ही लेंगे, तो उस स्थिति में आप कोचिंग में नहीं आ सकते। क्यों? कर्फ्यू लगा हुआ है, ठीक है, पूरा लॉकडाउन है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, किसी प्रकार का वहम, किसी प्रकार का डर नहीं पालना। आपको केवल और केवल हमारे साथ बने रहना है, हमारे साथ बने रहना है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपकी मैक्सिमम हेल्प की जाए। जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो प्रयास करेंगे कि और अधिक मेहनत करें और आपको उस एग्जाम में उत्तीर्ण करवाएं, उस एग्जाम में परीक्षा पास करवाएं। अगर आपको कुछ मिलता है परीक्षा में हमारा पढ़ाया हुआ और बाय द वे आप एक आध नंबर से रह जाते हो, आपका सपना है उदयपुर यूनिवर्सिटी, जोबनेर यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी, कि हमको तो विश्वविद्यालय कैंपस में जाना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है, और जाना भी चाहिए, सपना होना भी चाहिए। आप उन सपने से कुछ कदम पीछे रह गए तो आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप साल भर तैयारी कर सकते हो। उसमें साल भर तैयारी कहां करनी है? अगर हमने पढ़ाया जो आपको परीक्षा में मिले, हम जो पढ़ा रहे हैं वो परीक्षा में मिले तो हमारे पास आना, नहीं मिले तो मत आना, क्या दिक्कत है? आपने पैसा वेस्ट नहीं किया। भाई डेमो क्लास के लिए कोचिंग वाले बुलाते हैं, डेमो क्लास के लिए जाओ, तो उस डेमो क्लास में आपका किराया वेस्ट हो रहा है, यहां तो आपका किराया भी वेस्ट नहीं हो रहा। अगर प्रश्न नहीं मिलता है तो आप आना ही मत, क्या दिक्कत है? और मिलता है तो आप आइए, स्वागत है आपका। तो पहला प्रश्न जो था बच्चों का वो इस एग्जाम से रिलेटेड शंका में था
कि अगर इस लॉकडाउन के तहत क्लासें नहीं लगती हैं, कोचिंगें नहीं खुलती हैं और परीक्षा तय तिथि तय समय पे होती है, निर्धारित समय पे ही होती है, तो क्या उस स्थिति में भी हमें कोचिंग आप पूरी करवाएंगे? जी हां, आपकी हम पूरी मदद करेंगे लास्ट दिन तक। यहां तक कि जेट का पेपर लग जाएगा, उसकी आंसर की, उसकी काउंसलिंग, कॉलेज अलॉटमेंट, कॉलेज आवंटन, पूरा काम किया जाएगा ऑनलाइन। ये आपके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। तो एक बच्चे का प्रश्न ये था। दूसरे बच्चे का प्रश्न था कि सर उदयपुर से फोन आ रहा है बार बार और मेरे पास, अब देखो उन्होंने फोन शायद एक बार ही किया होगा, लेकिन मेरे पास बच्चे क्या रुक रुक के मुझे रिव्यू दे रहे हैं। कईयों ने आज दिया, कईयों ने कल दिया, कुछ आने वाले कल में देंगे। कि उनका कहने का तात्पर्य ये है कि सर वो कह रहे हैं हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो। बच्चों, अगर आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हो, आपके पास में अगर पैसा है तो कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन आपसे मैं एक थोड़ा सा एक अपन आपस में डिस्कस करते हैं। तो कोचिंग सब सही है, कोई कोचिंग अपने स्तर पे बच्चों का बुरा नहीं चाहता, लेकिन अपन एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं कि इस महामारी में लोग बाग, बड़े बड़े जो किसान हैं जिनके पास खुद के पास घर में अनाज नहीं है खाने के लिए, वो अनाज दान कर रहे हैं। आपने व्हाट्सएप देखा होगा, आपके पास आते भी हैं व्हाट्सएप की ऐसी फोटोज कि फलाने किसान ने पूरा ट्रैक्टर दान कर दिया, पूरा 20 बोरी अनाज दान कर दिया, ताकि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, भूखों मरने वाली समस्या पैदा नहीं हो। कुछ लोग भोजन वितरित कर रहे हैं, टिफिन बांट रहे हैं, कुछ लोग निःशुल्क मास्क वितरित कर रहे हैं, कुछ लोग पैसा दे रहे हैं दान में, मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष में पैसा दे रहे हैं, दैनिक भास्कर पत्रिका सहायता कोष में पैसा दे रहे हैं। जितने भी ट्रस्ट है, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिद हैं, सब लोग पैसा दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं अपनी इस तरह से। तो आप एक बार थोड़ा सा मायना ये लगा के चलिए कि एक छोटे से छोटा किसान और बड़े से बड़ा उद्योगपति भी जब हमारी मदद के लिए आगे हाथ फैला रहा है, तो आप इतना सा प्रयास नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों को एक बैच फ्री पढ़ा दो एग्जाम तक? इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं ना, जिंदगी में वही धोखा देता है। आप किसी भी एक चीज के ऊपर आंख मीच के विश्वास कर लो, सबसे पहले धोखा वो देगी वो चीज। और सबसे बड़ा दुख भी उस समय होता है जब वो हमें धोखा देता है। क्यों? क्योंकि उस धोखे की उम्मीद उससे नहीं की जा सकती। हम सोचते हैं हमारे कठिन परिस्थिति में वो चीज हमारे काम आएगी, वो लोग हमारे काम आएंगे। उस कठिन परिस्थिति में, उस विपरीत परिस्थिति में, आपदा जो आपातकालीन परिस्थिति में है, उसमें हमारे काम आएंगे, उस संकट की परिस्थिति में हमारे काम आएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, यह हकीकत है। आपका 12 साल का एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, आपने विश्वास भी किया होगा कई लोगों पे, और आप इस चीज से गुजर भी चुके होंगे। आप 2 महीने बाद कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप कॉलेज के स्टूडेंट बन जाएंगे, इसलिए आप 12वीं पास कर चुके, 12वीं से आप निकल चुके। तो मैं आपके लेवल की बात करना चाह रहा हूं, आपको अपने लेवल से समझाना चाह रहा हूं मैं। तो आपने उस कोचिंग के ऊपर विश्वास किया। ऐसी तमाम कोचिंगें जो भिन्न भिन्न बड़ी बड़ी सिटियों में खुली हुई हैं, उन कोचिंगों पे विश्वास किया। आप साल भर तक उनकी बातें मानते रहे। उन्होंने कहा कि आप यहां एडमिशन के लिए डेमो क्लास के लिए आइए, डेमो क्लास लेके भी आए। उन्होंने कहा आप हमारे नोट्स पढ़िए, आपने नोट्स भी पढ़े। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों के नंबर हमें दो, आपने नंबर भी दिए। पूरा प्रयास किया। एक विद्यार्थी जितनी मदद कर सकता है उतनी मदद की आपने। क्यों? बड़ी कोचिंग है, आपको उम्मीद है उससे। जब आप पे कोई भी समस्या आएगी तो वो ढाल बनकर उस समस्या का हल निकालेंगे, आपकी मदद करेंगे। लेकिन आज जो ये समस्या आई पड़ी है पूरे विश्व के ऊपर, न केवल तुम्हारे ऊपर, न केवल भारत के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर, सभी विद्यार्थियों के ऊपर, ऐसे में उनका फर्ज क्या बनता है? आपकी मदद करना या उस मौके का फायदा उठा करके आपसे पैसे हटना। आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए उनका वास्तविक कर्तव्य क्या होना चाहिए, उनका धर्म क्या कहता है कि पहले पैसे लो उसके बाद पढ़ाओ। गलत।
जो समझते हैं कि एजुकेशन बिकाऊ है, वो अपने दिमाग से इस वहम को निकाल दें। शिक्षा ना तो बिकाऊ थी, ना बिकाऊ है, ना बिकाऊ रहेगी। जिंदगी में ध्यान रखना इस चीज का, एजुकेशन नॉट सेल। एजुकेशन कभी बिकता नहीं है। एजुकेशन से आप सामने वाले को खरीद सकते हो, एजुकेशन बिकाऊ नहीं होता, शिक्षा बिकाऊ नहीं होती। वो सोच रहे हैं कि कुछ पैसा देके एजुकेशन के दम पे हम बच्चों से पैसा ले लेंगे। पहले हमारे बच्चे मजबूर थे, पहले हमारे बच्चों के पास ऑप्शन नहीं था। आज हमारे बच्चों के पास में एक उम्मीद की किरण है। आज हमारे बच्चों के पास एक ऐसा सहयोगी है, एक ऐसा रक्षक है, जो स्वयं अपने आप को बीच कड़कती दोपहर में खड़ा करके और कंधे पे हल लेके इस प्रकार का दावा ठोक रहा है, इस प्रकार का आपको 100% लिखित में दावा दे रहा है कि आप निश्चिंत रहिए, आपको धूप में आने की आवश्यकता नहीं है, आपको अनाज पैदा करके मैं दूंगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे पढ़ाई करिए, आपको निःशुल्क एजुकेशन हम देंगे। क्या है कैसे? ऐसा कोई नहीं है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में एक आस, एक उम्मीद, हम जानते हैं कि हमारे जो लोकल नियरेस्ट जो होते हैं, हम उन पे विश्वास नहीं करते हैं। हम क्या सोचते हैं, दौसा में क्या है यार, कुछ भी नहीं है दौसा में। दौसा में क्या पढ़ाएंगे, टीचर ही नहीं है दौसा में। जयपुर राजधानी है, उदयपुर झीलों की नगरी है, दौसा में क्या है? जब आप दौसा को इतना समझ रहे हो, इस लेवल से गिरा हुआ समझ रहे हो, तो दौसा के सामने अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर क्या है? जीरो। जब दौसा कुछ नहीं है तो वो भी कुछ नहीं है। भाई आप आपके पड़ोसी को हल्के में ले रहे हो। आपको ये नहीं पता आपका जो एग्जाम कंप्यूटर में बराबर की टेबल पे जो बैठा है वो क्लास का टॉपर है। आप समझ रहे हो इसे क्या आता है? इससे ज्यादा तो मैं ही जानता हूं, इससे ज्यादा सामने वाला जानता है। गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। ये आपका पड़ोसी बहुत जानता है। आप अपने को छोड़ करके, घर की आधी रोटी को छोड़ करके, घर की आधी रोटी को छोड़ करके बाहर की पूरी रोटी की तरफ जाते हो। आप बाहर की पूरी रोटी के लिए जाते हो, लेकिन जब आपको पता चलता है, जब आप ठुकराते हो, तो आपको अंदाजा लगता है कि मेरी घर की आधी रोटी भी गई, मैं घर की आधी रोटी से भी वंचित रह गया। अगर उदयपुर झीलों की नगरी है, जयपुर जब राजस्थान की राजधानी है, तो करौली भी कैला देवी मैया की नगरी है। करौली भी कैला मैया की नगरी है बच्चों। अलवर भी भर्तरी बाबा का निवास स्थान है। दौसा भी देवनगरी है, कम नहीं है। ये इतिहास में अपना अपना सबका योगदान है, लेकिन उससे हम हमारे एजुकेशन को नहीं माप सकते। एजुकेशन में जो सर्वश्रेष्ठ है उसी के पास जाएंगे। आप स्वयं सोचिए इस चीज को। देखो, ये लंबी रेस है। ये जो रेस है इतनी छोटी नहीं है। हम 2 दिन जोश में पढ़ेंगे, नहीं आज पढ़ते हैं, पूरे दिन भर पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, बाद में क्या करोगे आप? अरे छोड़ो, बाद में पढ़ लेंगे आराम से, खूब टाइम है। मानते हैं टाइम है, रेस लंबी है, समय लंबा है, लेकिन हमें खरगोश की चाल से नहीं चलना, हमें कछुए की चाल से चलना है। किसकी चाल से चलना है बच्चों? हमें कछुए की चाल से चलना है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए इस चीज का कि आप स्लो मोशन में चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो। आपको 1 घंटे की क्लास मिल रही है, 1 दिन के लिए 1 घंटे की क्लास है, 1 दिन के लिए 1 घंटे की क्लास है। लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई 30 से करो, कितने घंटे की क्लास हो गई? 30 घंटे की क्लास हो गई। कितने घंटे की? 30 घंटे की। ये एक सब्जेक्ट की है। मल्टीप्लाई इसको 2 से करो। अगर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास लगती है तो कितने घंटे हो गए बच्चों? 60 घंटे हो गए। कितने घंटे? 60 घंटे। मल्टीप्लाई 3 से करो। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी लगती है 90 घंटे, 1 महीने में 90 घंटे। मल्टीप्लाई 4 से करो। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी और बीएचयू की रीजनिंग, तो कितने हो गए? 120 घंटे। आप 1 महीने में 120 घंटे पीछे रह गए, 120 घंटे पीछे रह गए। विचार आता है बच्चों, हर आदमी के आता है। जब लंबी रेस चलते हैं, लंबी दौड़ करते हैं, तो बीच में जब हम आधी दौड़ पूरी कर चुके होते हैं,
तो हमारे मन में विचार आता है यार बस बहुत हो गया, और हम ढीले पड़ जाते हैं। शुरुआत में हम तेज दौड़ते हैं, शुरुआत में हम स्पीड से दौड़ते हैं, बाद में हम ढीले हो जाते हैं, बाद में देख लेंगे कोई बात नहीं, और लास्ट में फिर हम दम लगाते हैं, हासिल कुछ भी नहीं होता, सफलता कुछ भी हाथ नहीं लगती। शुरुआत में बच्चों ने मेरी क्लास ज्वाइन की, उसके बाद बीच में स्लो अगर आप हो जाते हो, बीच में अगर आप क्लासें नहीं लेते हो, आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको पहले से आता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो आपको पहले से नहीं आता, मैं जो समझा रहा हूं वो आपको पहले से नहीं आता, और आता है तो क्यों नहीं देख लेते, क्या पता कुछ नया ही मिल जाए। आप तो मेरे स्टूडेंट हो, हमें भी हमारे शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो ये बात हमारे दिमाग में भी आती है, सर वही पढ़ाएंगे जो बुक में है, उस बुक को तो हम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सर से पढ़ते हैं। क्यों? सर कुछ एक्स्ट्रा देंगे, हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, कुछ अतिरिक्त मिलेगा। तो आप भी वही करिए। बच्चों ने शुरू में बहुत अच्छा प्रयास किया, बीच में स्लो अगर आप हो जाते हो और लास्ट में आप ये सोचते हो कि सर एक दिन में 1 घंटा पढ़ाते हैं, हम 5 दिन की क्लास एक दिन में ले लेंगे, 5 घंटे लगातार, गलत है। समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। आप ले सकते हो 5 दिन की क्लास एक दिन में, समझ में आपका 1 दिन का ही आएगा, 5 दिनों का समझ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एक आपको मैं समझाता हूं इस चीज को, ये क्लियर है। आपको समझना है तो आपको रोज क्लास लेनी पड़ेगी, डेली, रेगुलर। आपने एक बात देखिए, जो मिलिट्री में जो जाता है, फौज में जो जाता है, भारत की जो सेवा करता है, डिफेंस में जो बच्चे जाते हैं, उनको पता है कि हमें 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है। वो शुरुआत में प्रयास करते हैं, 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। जैसे 5 किलोमीटर दौड़ना पूरा कवर करते हैं, आपके हिसाब से तो उनको दौड़ बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि 5 किलोमीटर तो दौड़ लिए वो, अब तो फाइनल दौड़ में दौड़ेंगे, उससे 2 दिन पहले दौड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा करते हैं क्या? नहीं। क्यों? उनको पता है एक थोड़ी सी लापरवाही, 1 कदम अगर मेरा कम रह गया तो मुझे भर्ती से निकाल देंगे। अगर 1 कदम मैं पीछे रह गया तो मैं उस देश की सेवा करने का जो जज्बा मेरे अंदर है उससे मैं पीछे हट जाऊंगा, उससे मैं हार जाऊंगा। इसलिए उस जुनून को सामने रखते हैं, उस जुनून को कायम रखते हैं, उस जुनून के साथ में तैयारी करते हैं और अपने विश्वास को टूटने नहीं देते। इसीलिए उनका सिलेक्शन हो जाता है फर्स्ट बार में। आप अगर प्रयास करोगे, आप रेगुलर रहिए, कछुए की चाल से चलिए। आप जो मकान जल्दी बनते हैं बेटे वो जल्दी ढहते हैं, वो जो लेट बनते हैं वो लेट ही ढहते हैं। जो मकान धीरे बनता है, जिस चीज का विकास धीरे होता है, वो उतनी ही सुंदर बनती है, उतनी ही लंबे समय तक टिकती है। आप अगर धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपके समझ में बहुत अच्छा आएगा। हम क्यों जाएं अच्छी जगह पे जो केवल इसके बारे में समझते हैं? हम ऐसी जगह पे क्यों जाएं? आज आप पे समस्या आई है, आपके सामने प्रॉमिस रखते हैं आप यहां आइए, हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे, क्या गारंटी अच्छा पढ़ाओगे आप? जब आप हमारे घर बैठे मदद नहीं कर रहे, जब हम आपके नगरी में आ जाएंगे, आपके अंडर में आ जाएंगे, आपके काबू में आ जाएंगे, तो आप हमारी मदद कर दोगे, इस बात की क्या गारंटी है? लोग बागों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और आपको फीस की पड़ी है। अगर आपको इतनी चाहिए हो, आप इतने रक्षक बन रहे हो, तो बच्चों की निःशुल्क हेल्प क्यों नहीं करते? क्या बुराई है बताओ? कोई बुराई है कि निःशुल्क हेल्प करने में? कोई बुराई नहीं है, मन में लगन होनी चाहिए। ये तो उस प्रकार का निर्णय हो गया कि व्यक्ति मरेगा तो भी उसको बुलाएंगे, पैसे देंगे, और जन्म लेगा मतलब खुशी का टाइम हो जब भी पैसे लेंगे, और दुख का टाइम हो तब भी पैसे लेंगे। ये तो गलत बात है बेटे। पहले करते थे हमारे बच्चे ऐसे, अब से एक इंस्टीट्यूट ऐसा आ गया है इस पूर्वी राजस्थान में, जो 5 से 6 जिलों के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको बदलने वाला इंस्टीट्यूट है। अब वो समय आ गया है कि ऐसे इंस्टीट्यूटों को हम दिखाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे चीजें कि हमारे बच्चे पहले जैसे नहीं रहे, हमारी शिक्षा पहले जैसी नहीं रही। हमारे बीच में भी हमारे एक ऐसे गुरुजी हैं जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है इस चीज की, जो हमारे मार्गदर्शक बन रहे हैं, हमारे गाइडर बन रहे हैं, हमारे मोटिवेटर बन रहे हैं, जिनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। हम उनके पीछे चलेंगे,
बच्चों मेरा सिद्धांत क्या है, मैं सबको एजुकेशन दिलाता हूं, ये मेरी खुद की सोच है। चाहे पैसा हो या ना हो, मेरी खुद की कोचिंग में आधे बच्चे फ्री पढ़ते हैं, ये वास्तविकता है। मेरी खुद की कोचिंग में आधे बच्चे फ्री पढ़ते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है फ्री पढ़ो, लेकिन टैलेंट बेस पे आप में क्षमता होनी चाहिए। एक बीच में एक ऐसा ब्रेकर तैयार हो रहा है, एक ऐसा पहाड़ बन रहा है दौसा के अंदर, जो कि 5 जिलों की रक्षा करेगा ढाल बन के। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको बस विश्वास दिखाना है। आप मुझे विश्वास दिखाइए, मेरी मेहनत आपका विश्वास, ये गारंटी है, ये आपको विश्वास दिलाता हूं, ये गारंटी है। फर्स्ट रैंक, जेट में फर्स्ट रैंक, आप प्रयास करोगे तो जिला करौली से भी आ सकती है, आप प्रयास करोगे तो जिला अलवर से भी आ सकती है, आप प्रयास करोगे तो जिला दौसा से भी आ सकती है। फर्स्ट रैंक का ठेका जयपुर वालों ने, उदयपुर वालों ने रखा है क्या? फर्स्ट रैंक आने का ठेका जो है वो जयपुर की कोचिंगों ने और उदयपुर की कोचिंगों ने ले रखा है क्या? आप क्यों नहीं ले सकते? आपके अंदर क्या कमी है ऐसी? आपके मां बाप पैसा नहीं लगा रहे पढ़ाने के लिए आपको, बताइए क्या कमी है आपके अंदर? आपको समय नहीं मिल रहा, खूब समय मिल रहा है, फिर इंतजार किस चीज का कर रहे हो? एक ऐसा अजूबा हो, एक ऐसा व्यक्ति आए जो जादू मंत्र करके हमें फर्स्ट रैंक दिलवा दे, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर हमें तलवार के वार को रोकना है, तलवार के वार को सहन करना है, तो तलवार, हजारों तलवारों के वार को सहन करने वाली ढाल बनना पड़ेगा, अगर हमें सहन करना है तो। और हम चाह रहे हैं कि हम उस तलवार को ही काट दें, तो हमें उसी के बराबर ताकत, उसी के बराबर मेहनत वाली तलवार बनना पड़ेगा, तब जाके उस तलवार को तोड़ के आप अपनी तलवार कायम कर सकते हो। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, बस फर्क यह है सही वे में मेहनत नहीं हो पा रही आपकी, सही लाइन में मेहनत नहीं हो पा रही आपकी, आप स्वयं लापरवाही करते हो, उसके साथ आपके जो शिक्षक है, साफ कहता हूं मैं, हालांकि कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, आई नो दैट गुरु इज गॉड, मैं मानता हूं उस चीज को, लेकिन वही गुरु गॉड है जो बच्चों को अपना बेटा मानता है, बच्चियों को अपनी बेटी मानता है, उसी को मैं गॉड कहूंगा। बाकी सबके लिए बिजनेस, ड्यूटी पूरी करना बस। आप विश्वास करिए, प्रयास करिए, सफलता लीजिए। ये बीच में जो ऐसा एक पहाड़ पैदा हो रहा है, उस पहाड़ को आप सहयोग दीजिए। आपके सहयोग के बिना बच्चों में आपका भला नहीं कर पाऊंगा, आपके बिना सहयोग के मैं आपका भला नहीं कर पाऊंगा। दौसा जिले से अब तक के इतिहास में रिकॉर्ड है ये, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट सिल्वर मेडलिस्ट अवार्डेड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पहला एक ऐसा व्यक्ति जिसे कृषि मंत्री ने सम्मानित किया है, पहला एक व्यक्ति जिसे मास्टर्स लेवल पे, एमएससी लेवल पे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल सम्मानित किया है। दौसा, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर राज्य जो जिले हैं उनमें एक अकेले तो जो राज्य वो जिला है वो दौसा है। जब ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा मैं कर सकता हूं, तो क्या मेरे बच्चे नहीं कर सकते क्या? ऐसा कहते हैं कि गुरु से बड़ा गुरु का चेला होता है, साबित करिए आप। मैं पूरा प्रयास करूंगा, पैसा नहीं चाहिए मुझे, रिजल्ट चाहिए, बस आपकी लाइफ चाहिए। कभी आपसे रूबरू हूं तो आप ये कहें कि देखो मेरे सर जा रहे हैं, मुझे नहीं कहना पड़े कि देखो मेरे स्टूडेंट जा रहे हैं, नहीं, आप ये कहो कि देखो मेरे सर जा रहे हैं, इन्होंने हमें ऑनलाइन पढ़ाया था, आज इनकी वजह से हम कहां पहुंच गए। तब कितना गर्व महसूस होता है, उस समय को समझिए आप। प्रयास करिए। इस विकट परिस्थिति में आपके मां बाप की सेविंग मनी आप घर बैठे बैठे खा रहे हो, मेहनत करने के टाइम पर अपन घर बैठे, आप नहीं मैं भी खा रहा हूं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। ईमानदारी से काम करो, कोई बुराई नहीं है। बेईमानी से अगर आपने कोई दूसरा गलत, कहते हैं बेईमानी से तुमने अगर चीटिंग भी की तो वो भी क्राइम है। बेईमानी से अगर आपने चीटिंग भी की तो वो भी क्राइम है, वो भी गुनाह है। और अगर आपने ईमानदारी से कहीं से रोटी अगर छीन के खा ली तो वो कोई गुनाह नहीं है, आपने पेट के लिए किया है, आपकी भूख है। तो बच्चों, आज की जो क्लास है इसका मतलब यही है, जो मोटिवेशनल क्लास है, मेरे से बच्चों ने खूब कहा है
कई बच्चों ने मुझे इस चीज के लिए फोर्स भी किया है कि सर आप एक बार मोटिवेशन क्लास दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर उतना जोश नहीं आ पा रहा, हम लोग नर्वस हो रहे हैं, हम लोग हताश हो रहे हैं, हम क्या करें। हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अरे जयपुर जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, वहां से तो फर्स्ट रैंक आती है, एक बार में पास हो जाएंगे। लेकिन अब क्या करें ऐसी कंडीशन में, वो लोग तो हमें को लूटने पे तुले हुए हैं, अब हमें कैसे, अब हमें आप बचाओ कैसे भी करके। हम क्या करें ऐसा, हम लोग तो पढ़ भी नहीं पा रहे। माँ बाप से कहते हैं, घर वाले कहते हैं बेटे तू पढ़, हम तेरी पढ़ाई के बारे में क्या जाने, तू पढ़ ले, पहले से 12 क्लास तक पढ़ाए, 2 महीने और पढ़ ले, 12 साल पढ़ाई की है, 2 महीने और पढ़ ले, क्या बिगड़ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आप हमारे मार्गदर्शक बनो और आप हमारे जीवन को उज्जवल करो, ताकि किसी बच्चे का भविष्य बन जाए। अगर 1500 बच्चों में से अगर एक बच्चे का भी फ्यूचर बनता है, लोग बाग कहते हैं 1500 के 1500 पास, मैं कहता हूं 1500 में से अगर एक बच्चे का भी फ्यूचर बनता है, तो मैं दिन रात एक कर दूंगा उस बच्चे के लिए, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। 1500 में से 1500, 2000, 3000 बच्चों में से वो चाहे आप ही क्यों ना हो, अगर एक बच्चे का फ्यूचर भी बनना है तो मैं उस बच्चे के फ्यूचर के लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार हूं। बस आप अपना योगदान दीजिए, आप अपनी भागीदारी दीजिए। बच्चों, मैं रात के 3-3 बजे तक क्लास शुरू करता हूं, मैं बीमार हूं, इस कंडीशन में आपकी क्लास ले रहा हूं। मैं आई एम नॉट कैपेबल टू स्टैंडिंग लाइन नाउ, मैं खड़ा रहने की कंडीशन में नहीं हूं, मैं पेशेंट हूं, मैं बीमार हूं इस समय। पर आपको लगता है बीमार हूं मैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब शिक्षा का जुनून दिमाग में चढ़ता है, एजुकेशन का जुनून दिमाग में चढ़ता है, तो एक 2-3-4 महीने की बीमारी पिछली 20 साल की पढ़ाई को बर्बाद कर सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अपने आप शिक्षा का एक अलग जुनून होता है, शिक्षा का एक अलग नशा होता है, उसमें झूमिए आप, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको फेल कर सके। जब मैं इतने 3-3 बजे क्लास शुरू करके आपको भेज सकता हूं बिना कोई स्वार्थ के, मुझे नहीं पता कि आप मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं तो ये कहता हूं मेरे पास आप मत आइए। अगर आपकी एग्जाम 7 जून को लगती है और अगर कर्फ्यू नहीं हटता है तो मैं यही कहूंगा आप मेरे पास मत आइए बच्चों। आपको पहले ही प्रयास में मैं ऐसी दुआ करूंगा मेरे ईश्वर से कि आपको पहले ही प्रयास में सभी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिले। मुझे कमाई नहीं करनी, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी तो मेरी तसल्ली वहीं से है। कम से कम आप ये तो कहोगे कि हमारे गुरुजी हैं जिनकी वजह से आज हम यहां मौजूद हैं। बस यही चाहिए मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब देखते हैं कितने बच्चे हमारा नाम रोशन करते हैं और कितने बच्चे हमारी बातों को हल्के में लेते हैं। लेकिन ये कटु सत्य है, अगर आपने आज मेरी बातों को इग्नोर कर दिया, आज आपने मेरी बातों को भुला दिया, तो जिंदगी आपको बुला देगी, समय आपको बुला देगा और आपका अंत निश्चित है। अगर आपको दुनिया में बने रहना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जंगल का शेर राजा ऐसे नहीं बनता, उसको भी राजा बने रहने के लिए जानवरों का शिकार करना पड़ता है। जब जानवर लोग इतना समझते हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम तो इशारे में समझ जाते हैं। तो बच्चों, यहां से नहीं, यहां से सोचो, क्योंकि जब ये बर्बाद होता है ना, उस समय ये काम नहीं आता। जब प्रेशर पड़ता है ना, प्रेशर पड़ता है, उस समय यहां जोर पड़ता है, यहां नहीं पड़ता। ये तो अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, प्रेशर यहां आता है। आप यहां से सोचिए, यहां से नहीं, यही काम आएगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मेरे हिसाब से बहुत हो गया आज। आपसे अंत में यही कहूंगा मैं, विश्वास करना है खुद भी कीजिए, विश्वास करना है खुद की मेहनत भी कीजिए। मैं वो शिक्षक हूं जो बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाता हूं, आत्मनिर्भर बनाता हूं। मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम मेरे पीछे रहो, नहीं। मैं बच्चों को पढ़ाता नहीं हूं, मैं बच्चों को पढ़ना सिखाता हूं। एक बार पढ़ना सीख लो, जरूरत क्या है शिक्षक की, आपको स्वयं पढ़ लोगे आप। मैं बच्चों को बराबर लेके चलता हूं, ये मेरी फिलोसॉफी है। और हर टीचर की अलग फिलोसॉफी, हर टीचर का अलग फंडा है, ये मेरा खुद का रूल है। इसीलिए 2017 के पास और बच्चे आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं और आज भी याद करते हैं। 18 के, 19 के, 20 के, हर साल के बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। मेरे परिवार बहुत बड़ा हो गया, लगभग 500 से 600 स्टूडेंट हैं मेरे परिवार में।
जो अदर कोचिंगों की भी हैं, लेकिन मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छी लगती है हमारी बातें। तो बच्चों, फ्यूचर के बारे में सोचिए, ठीक है? विश्वास करिए स्वयं पर, आत्मनिर्भर बनिए और विश्वास करिए अपनी शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा मूल हथियार है। कहते हैं 1000 तलवारों का वार एक तरफ और एक कलम का वार एक तरफ। 1000 तलवार के वार के बराबर होता है एक कलम का वार, बल्कि उससे भी ज्यादा होता है। तो आप उस कलम की वैल्यू समझो, उस पढ़ाई की वैल्यू समझो। जिस वर्ग में आप हो, चाहे आप जनरल के हो, चाहे आप ओबीसी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे एससी के हो, आप गरीब स्थिति में हो, आपके पास किसान वर्ग है फैमिली, आपके पास पैसा नहीं है, आप बेरोजगार हो, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं हर उस बेरोजगार एग्रीकल्चर के साथ में हूं जिसके साथ अन्याय होता है। तो ये समय है हमें एक होने का, मिलकर के आगे बढ़ने का और इस जंग का ऐलान करने का कि जब तक इस परीक्षा को पास नहीं कर लेते तब तक चैन से नहीं सोएंगे। अगर आप में ये गंदा जुनून है, ये पागलपन है कि जब तक इस परीक्षा को पास नहीं कर लेंगे, जब तक चैन से नहीं सोएंगे, तो दुनिया में आपका रहने का कोई मतलब नहीं है। और जिस दिन आपने इस जुनून को पाल लिया, इस जुनून में आप पागल हो गए, ये आप फिक्स कर लेना, या तो आप जेट के एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाओगे या जेट के एग्जाम में आपको अता पता नहीं रहेगा। और ये मेरा विश्वास है, आप सही डायरेक्शन में चलिए, आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी बिना कोई मेहनत किए। तो बच्चों, आज की क्लास इतनी ही। फिर मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। आज की क्लास में यहीं से जितनी भी कोचिंगों के बारे में मैंने चर्चा की है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं किसी भी कोचिंग की बुराई नहीं करता, मैं किसी भी कोचिंग के खिलाफ बच्चों को भड़काता नहीं हूं, आप उससे मत जाओ, आप उसमें मत जाओ, नहीं। मैं केवल मेरे बच्चों की आंख खोलता हूं, मैं केवल मेरे बच्चों को जागरूक बनाता हूं। बच्चे जागरूक हो जाएंगे तो वो क्यों जाएंगे ऐसी जगह पे? बताइए, जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन। धन्यवाद। थैंक यू।